नगर से जहां भीषण अग्निकांड हुआ है और एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए हैं। जिंदा जलने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई है और मरने वालों में एक महिला, 5 बच्चे शामिल हैं। रात को सोते वक्त घर में अचानक से आग लगी और पूरा परिवार आग में घिर गया था। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर तब तक परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा रामकोला थाने के उर्दाहा बापू नगर के पास का है और यहां पर आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 6 सदस्य की मौत हो गई है। जिंदा परिवार जल गया और आग का तांडव देखने को मिला भीषण अग्निकांड में। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए घर का सारा सामान यहां पर जलकर राख हो चुका है। पूरे घर में ही आग लगने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी एक तरह से दहशत है। में लगभग 12 बजे नगर पंचायत रामकोला में जो वार्ड संख्या 2 है वहां नौमी पुत्र सरजू उनके घर में अज्ञात कारणों से आग लगी थी। उसमें उनकी पत्नी और 5 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। उसमें आग लगने के कारण अज्ञात है। उसमें पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। एक ही घर में आग लगा था। मौके पर शांति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है। प्रशासन पुलिस की पूरी टीम यहाँ उपलब्ध है और आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। अशोक शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है? आग लगने की वजह क्या पता चल पाई है अब तक? जी बिल्कुल, देर रात की घटना है जब नौमी नामक व्यक्ति है, उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चे घर में सो रहे थे और नौमी घर के बाहर सो रहा था। अचानक आग की लपटों को देखकर नौमी की आंख खुली, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता उससे पहले ही आग पूरी तरीके से भयावह रूप ले चुकी थी। और घर में सो रहे जो उसकी पत्नी संगीता थी और 5 मासूम बच्चे थे जिनकी उम्र 10 वर्ष, 9 वर्ष और 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष के बच्चे थे। सब अचानक आग में घिर गए और जलने से दर्दनाक मौत हो गई। चूंकि इसका मकान गांव के बाहर था, इसलिए स्थानीय लोग भी मदद नहीं कर सके और जब तक स्थानीय लोग पहुंचते, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती, स्थानीय पुलिस के लोग पहुंचते, तब तक यह पूरा परिवार जलकर मौत हो चुकी थी। तो हालांकि घटना काफी संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी, देर रात में आग लगी, यह पूरा परिवार शाम को खाना खाने के बाद सोया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर आग की वजह क्या है, क्यों इतनी भयावह लगी और अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो कुल मिलाकर अभी मौके पर जो रात में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, उसने आग को बुझाया और जो शव था उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और स्थानीय पुलिस वहां तैनात है। क्योंकि इतनी भयानक घटना है तो काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके में एक दहशत है, लोगों में गम का माहौल है कि जिस तरीके से एक पूरा परिवार आग में जिंदा जल गया। तो स्थानीय पुलिस मामले की जांच करेगी आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण इतनी भयावह आग लगी। जी बिल्कुल, ये जानने की कोशिश भी की जा रही है और इस पूरे मामले पे जांच हो रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अशोक। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने सुझाव मांगा है। लॉ कमीशन ने 30 दिन में लोगों से सुझाव मांगे हैं, धार्मिक संगठनों से भी सुझाव मांगेगा लॉ कमीशन। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। लॉ कमीशन सुझाव मांगेगा और 30 दिन में लोगों से सुझाव मांगेगा लॉ कमीशन। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बता दें कि बहुत जल्द कोई भी फैसला आ सकता है और इसको लेकर क्योंकि लगातार मांग हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की, तो ऐसे में सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया है और अब लॉ कमीशन जो है वो लोगों से सुझाव मांगेगा 30 दिन के अंदर। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, 1 नेशन 1 सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन 30 दिन के अंदर लोगों से जो सुझाव मांगेगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा इस फैसले को लेने में?
जी देखिए, निश्चित रूप से ये अपने आप में लॉ कमीशन का एक बड़ा कदम है, जो फिलहाल लॉ कमीशन के द्वारा कंसल्टेशन की प्रक्रिया को लॉ कमीशन ने शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में इसका जो असर होगा, उसका व्यापक असर फिलहाल भविष्य में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि कई बार देश की जो संबंधित अदालतें हैं, चाहे वो देश के सुप्रीम कोर्ट की बात करें, गुजरात हाईकोर्ट की बात करें, उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें, उन्होंने समय समय पर सरकार से ये कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्यों नहीं तैयारियां शुरू करती हैं। ऐसे में लॉ कमीशन का ये जो कदम है वो महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि साफ तौर से आर्टिकल 44 के तहत तमाम जो लोग हैं उनको एक छत के नीचे आने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में जो तमाम धार्मिक संगठन है या तमाम जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनमें कुछ कारणों की वजह से जो नियम हैं वो बदले हुए हैं, चाहे वो बात करें मुस्लिम समुदाय की, चाहे वो ईसाई समुदाय की, पादरी समुदाय की। लिहाजा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और भविष्य में सरकार इसको कहीं ना कहीं संसद में टेबल करती है, तो एक ही छत के नीचे समान कानून इस पूरे मामले में आ जाएगा और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और तमाम जो समुदाय के लोगों के जो एक्ट हैं, जो अलग अलग बने हुए हैं, वो एक आधार पर होंगे। अभी तक फिलहाल देश में ये व्यवस्था है कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है और मुस्लिम जो एक्ट है वो शरीयत के हिसाब से चलती है, पादरी जो है वो अलग एक्ट के हिसाब से चलते हैं। लिहाजा गोवा जो इस मामले में देखा जा रहा है वो एक बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 1965 से गोवा में कॉमन सिविल कोड इंट्रोड्यूस है और अभी तक वहां पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है। ऐसे में अगर भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो निश्चित रूप से जो कानून होगा वो एक होगा और इस कानून को इंट्रोड्यूस करने के बाद तमाम जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी दंपत्ति अगर गोद लेना चाहता है तो शरीयत में उसके नियम अलग हैं और हिंदू मैरिज एक्ट में अलग हैं, लेकिन अगर ये कानून इंट्रोड्यूस होता है तो समान दायरे में एक ही नियम के आधार पर जो प्रोविजन है उसमें बदलाव किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, लेकिन बिल्कुल एक बड़ा बदलाव है सुशील, और देखना होगा कि आखिर सुझाव में क्या कुछ सुझाव आते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी का रामपथ, सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। भरतकुंड में होगी सीएम योगी की जनसभा। 50,000 से भी ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य है और सुबह 9 बजे भरतकुंड पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाएंगे इस सरकार की और साथ ही बताएंगे कि कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आज जनता ले रही है और तमाम और नई सरकारी योजनाएं जिनका लाभ ले सकती है जनता आगे भी भविष्य में। लेकिन 10 बजे की जो जनसभा है वो बेहद खास होगी। इसमें भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होगी लोगों की जो यहां पर पहुंचेंगे और इस भव्य और ऐतिहासिक पल को देखेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं, चुनाव प्रचार का, और भरतकुंड में सीएम योगी की जनसभा होगी। लगभग सुबह 9 बजे के करीब समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भरतकुंड और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को भी वो गिनाएंगे। बेहद अहम, बेहद खास अयोध्या का दौरा। एक दिन पहले सीएम योगी ने यहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया था। आज जो है बैक टू बैक बहुत से कार्यक्रम है अयोध्या में, लेकिन सबसे पहले भरतकुंड में वो पहुंचेंगे 9 बजे के करीब और उसके बाद 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनके बहुत सारे कार्यक्रम में जिसमें वो शामिल होंगे, निरीक्षण करेंगे, अलग अलग जगहों का, घाटों का निरीक्षण करेंगे और फिर एक साइकिल रैली को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे, साइकिल रैली को रवाना करेंगे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कि बीजेपी की शक्ति क्या है। उन्हें उपलब्धियों को गिनाते हुए भी दिखाया जाएगा कि आखिर सरकार की 9 साल की उपलब्धियां क्या क्या हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने शुरू की और आज भारी मात्रा में जनता उन चीजों से जुड़ी हुई है।